with the name of Allah Almighty. Public International Law. This is your host Advocate M.K. Bhutta. जिस तरह एक कंट्री के अंदर तमाम लोगों को कानून के तहत मैनेज और कंट्रोल किया जाता है, इसी तरह तमाम दुनिया के कंट्रीज़ को इंटरनेशनल लॉ के ज़रिए कंट्रोल में रखा जाता है। ईरान पर पाबंदी लग गई, एटम बॉम्ब बना रहा था, इंटरनेशनल लॉ के तहत लगी। जिस तरह के कंट्री के अंदर इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, फ़र्द पाए जाते हैं, उनके लिए कानून है। इसी तरह हर कंट्री को एक फ़र्द, एक पर्सन कंसीडर किया जाता है और उसके लिए कानून मौजूद हैं। ये कानून कैसे बनता है और ये कानून कितना मजबूत है? ये इंटरनेशनल कानून क्या है, कैसे वजूद में आता है, इसके सोर्सेज क्या हैं और ये कितना मजबूत है, इस बहस में शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज ह्यूमन नेचर। इंटरनेशनल लॉ भी ह्यूमन नेचर से हासिल किया जाता है, रीज़न अक्ल के इस्तेमाल से, एंड जस्टिस और इंसाफ पर मबनी होता है। डिस्कस वेदर यू एग्री और नॉट। 2012, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के मेन सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से ये कानून बनाए जाते हैं। डिस्कस इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो पूरी दुनिया के मामलात को देखती है और उसके आर्टिकल 38 के मुताबिक आपने डिस्कस करना है इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज क्या हैं। 2011, 12, 12, 13, 14, 15, डिस्कस कस्टम एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कस्टम जिस तरह के एक कंट्री के अंदर कानून का सोर्स होता है, इसी तरह इंटरनेशनल लॉ का भी सोर्स कस्टम होता है। 2008, 9, 11, 14, explain custom and treaties as material sources of international law. कस्टम भी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। ट्रीटीज, कंट्री टू कंट्री जो एग्रीमेंट होते हैं, वो भी सोर्स ऑफ लॉ है। चाइना ने अमेरिका के साथ बिजनेस डील की, उस पर एग्रीमेंट हुआ, वो ट्रीटी कहलाती है। ये ट्रीटी भी इंटरनेशनल लॉ का सोर्स है। What is meant by subject of international law? इंटरनेशनल लॉ कौन से सब्जेक्ट डील करता है, कौन कौन सी चीज़ें उसके ज़िम्मे में आती हैं, किस किस बात पर वो कंट्रोल रखता है। स्टेट वेरियस सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। 2009, 11, 15, इज इंटरनेशनल लॉ अ प्रॉपर लॉ। क्या इंटरनेशनल लॉ को आप प्रॉपर लॉ कह सकते हैं? क्या इसका इतना कंट्रोल है जिस तरह के एक कंट्री के अंदर कानून का कंट्रोल होता है। डिस्कस इन द लाइट ऑफ केस लॉ इन द सब्जेक्ट। तो डिस्कस करें कि कौन से सब्जेक्ट उसके ज़िम्मे में आते हैं। जैसा कि कश्मीर के मामले पर इंडिया नहीं मानता तो हम कहते हैं इंटरनेशनल लॉ फिर वीक है, ये प्रॉपर लॉ नहीं, बस कानून, ये असूल तो हैं लेकिन लॉ नहीं है। 2011, 13, 14, डिस्कस द फॉलोइंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, जैसे स्टेट्स, इंडिविजुअल्स। स्टेट्स को डिस्कस करता है, स्टेट्स को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है इंटरनेशनल लॉ, और इंडिविजुअल्स को भी। 2010, 13, 14, डिफाइन इंटरनेशनल लॉ, डिस्कस द डिफरेंट थेरीज अबाउट द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के बारे में बहुत सारी थेरीज हैं, तकरीबन 12, 13 थेरीज हैं, वो डिस्कस करें। डिस्कस द फॉलोइंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ। डिक्लेरेटरी थेरी, डिक्लेरेटरी थेरी क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव थेरी क्या है। 2010, explain the following theories of national and international law: transformation, incorporation, monism, and dualism. 2010
10, 11, 14. Discuss the strengths and weakness of international law. इंटरनेशनल लॉ की क्या मजबूती है, कितनी मजबूती है, और इसकी कमज़ोरियाँ क्या हैं. 2008, 9, 10, 14. There is a single answer of all these above questions, and for this you can contact on my WhatsApp 0333 4655 305. Answer. International law, body of rules which regulates relations among states. इंटरनेशनल लॉ ऐसा कानून का मजमुआ है, असूलों का एक ऐसा मजमुआ है जो कि स्टेट्स के मामलात को चलाता है. पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, अमेरिका, रशिया, चाइना, इन स्टेट्स के दरमियान जो मामलात हैं उनको इंटरनेशनल लॉ चलाता है. अराइजेज आउट ऑफ इंटरनेशनल कस्टम्स एंड ट्रीटीज़. और ये कहाँ से आता है? इंटरनेशनल जो कस्टम्स मौजूद है, रिवायात मौजूद हैं, किसने कितनी हद तक किसी कंट्री की हदूद में समंदर के रास्ते दाखिल होना है, कितने फासले पर उसने जाना है, दैट इज़ अ कस्टम. ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट जो कंट्री टू कंट्री एग्रीमेंट होता है, जैसा कि गवादर का प्रोजेक्ट दिया गया है चाइना को, तो ये किसी न किसी ट्रीटी के तहत है, एग्रीमेंट के तहत है. तो ये इंटरनेशनल लॉ अपने पास ये ट्रीटी रख लेता है. नेक्स्ट टाइम जब कभी कोई इशू आता है किसी कंट्री का, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये ट्रीटीज़ को भी देखा जाता है. प्राइमरी सोर्सेस, इसके एक प्राइमरी सोर्सेज हैं, एक सेकेंडरी सोर्सेज हैं. प्राइमरी सोर्सेज अंडर आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कानून के तहत, स्टैट्यूट कानून के तहत, जो कि 38 आर्टिकल में लिखा गया है, क्या है प्राइमरी सोर्सेज? कन्वेंशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिस्प्यूटिंग स्टेट्स. जब दो स्टेट्स लड़ रही होती हैं तो वो जो रिवायात अपनाती हैं वो भी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ होते हैं. इंटरनेशनल रूल्स, इंटरनेशनल कस्टम एक्सेप्टेड एज लॉ, वो इंटरनेशनल कस्टम रिवायात जो कि कानून के तौर पर एक्सेप्ट कर ली गई हैं. जो इंटरनेशनल कस्टम कानून के तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा उसके कुछ एसेंशियल भी हैं. लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे अरसे से वो कस्टम्स रिवायात फॉलो किए जा रहे हों. यूनिफॉर्मिटी, एक जैसे हों कानून, एक जैसे कस्टम, एक ही तरह चल रहा हो. कंसिस्टेंसी, वो मुस्तकिल मिजाज के हों. जर्नल प्रैक्टिस और आम प्रैक्टिस में हो. जो कस्टम जर्नल प्रैक्टिस में है, कंसिस्टेंसी में है, यूनिफॉर्मिटी में है, लॉन्ग ड्यूरेशन से है, तो हम कहेंगे ये कस्टम लॉ की शक्ल इख्तियार कर गया है. एक तो ये सोर्स हो गया लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस. जो सिविलाइज्ड नेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना, सिविलाइज्ड नेशंस जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, जिस कानून को अपना लें, वो भी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है. जुडिशल डिसीजंस, टीचिंग्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट को चीज़ बताती है कि आज के बाद कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे को इस तरह ट्रीट करेंगे. ट्रीटीज़, नेक्स्ट है ट्रीटीज़. जो कंट्रीज़ आपस में एग्रीमेंट करते हैं वो भी इंटरनेशनल लॉ का सोर्स है. स्टेट पेपर्स अदर देन ट्रीटीज़ के अलावा कुछ स्टेट पेपर्स हैं वो भी प्राइमरी सोर्स है. तो प्राइमरी सोर्स में क्या क्या आ गया? ट्रीटीज़ आ गई, इंटरनेशनल कोर्ट की टीचिंग्स आ गई, जुडिशल डिसीजंस आ गए, लॉ आ गए जो सिविलाइज्ड नेशन के पास हैं, और ऐसे कस्टम्स जो लॉन्ग पीरियड के लिए मौजूद हों, और डिस्प्यूटिंग स्टेट्स जो रिवायात अपनाती हैं, इंटरनेशनल रूल्स हैं, इंटरनेशनल कस्टम्स हैं. ये प्राइमरी सोर्सेज हैं. आपको कुछ भूल भी जाएंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर याद रह जाएगा. 2-3 याद रह जाएं तो फिर भी आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा. सेकेंडरी सोर्सेज, स्टेट जुडिशल डिसीजंस. स्टेट अपने जो जुडिशल डिसीजंस लेती है वो भी इंटरनेशनल लॉ का सोर्स है.
इंटरनेशनल कम्युनिटी, NGOs वगैरह, UNO, इक्विटी एंड नेचुरल जस्टिस। इक्विटी की बेस पर, नेचुरल जस्टिस की बेस पर जो चीज़ें सामने आती हैं वो इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा हैं। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स, रोमन लॉ, इस्लामिक लॉ। तो आपको तीन चीज़ तो बड़ी पक्की याद हो जाएंगी, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स, रोमन लॉ, इस्लामिक लॉ। इसके नीचे काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है। तो प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस आपने याद रखने हैं। ये सोर्सेस हो गए। सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ डील क्या करती है? स्टेट्स डील करती है, ये उसका सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल यूनिट्स, लीगली लाइक स्टेट, सियासी जो यूनिट्स हैं, लाजमी नहीं कि तमाम दुनिया में कंट्रीज़ ही हैं, बाज़ औक़ात कंट्रीज़ जैसे कोई पॉलिटिकल छोटे छोटे यूनिट भी हैं, उनको भी डील करती है। कंडोमोनिया, कंडोमोनिया का मतलब है कंक्लूजन्स फ्रॉम एग्रीमेंट्स एमंग स्टेट्स, स्टेट्स आपस में जो एग्रीमेंट करती है उसका जो कंक्लूजन निकलता है, ये भी सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का। इंटरनेशनल टेरिटरीज, टेरिटरीज इंटरनेशनल जो इलाके हैं, टेरिटरीज हैं, वो भी डिस्कस करते हैं ये इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी इंटरनेशनल लॉ उसको भी कंट्रोल करता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोई NGOs है। इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, ट्रीटीज़ कंसर्निंग इंटरनेशनल मिनोरिटीज़, मिनोरिटीज़ से मुतल्लिक़ कोई अगर एग्रीमेंट मौजूद हैं, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू या सिख को कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो ये भी इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज करता है। एंड इंडिविजुअल्स, और आम लोगों के मामलात को डिस्कस करता है। नॉन स्टेट एंटिटीज़, जो स्टेट तो नहीं हैं लेकिन वो एक यूनिट ज़रूर हैं, उनको भी डिस्कस करता है। इंसर्जेंट्स, रेबल्स दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं तो उसको भी इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज करता है। जैसा कि अफगानिस्तान को कहा गया कि रेबल स्टेट है, यहाँ के लोग रेबल हैं, तो इनको पर कंट्रोल किया जाए, तो इंटरनेशनल लॉ ने रास्ता दे दिया अमेरिका को कि जाओ उस पर अटैक कर सकते हो, वार कर सकते हो। थेरीज, सब्जेक्ट में 3, 4, 5 सब्जेक्ट याद ज़रूर रह जाएंगे आपको, वो आपने डिस्कस कर देने हैं। जैसे कि ये स्टेट्स को डिस्कस करती है, ये कंडोमोनिया को डिस्कस करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करती है, रेबल्स को डिस्कस करती है, तो ये मिनोरिटीज़ की मामलात को डिस्कस करती है। थेरीज़ की बात करते हैं, एक लॉन्ग लिस्ट है थेरीज़ की। क्लासिकल अप्रोचेस टू इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ पर क्लासिकल थेरी क्या है? नेचुरल लॉ, भाई फितरती एक तरीक़ाकार होना चाहिए, फितरती कानून होना चाहिए, इंसानों के हक़ में कानून होना चाहिए, बग़ैर किसी करीड के, अकीदे के, कौम के, ह्यूमनिज़म पर बेस इंसानियत वाला कानून होना चाहिए, इंटरनेशनल कानून। इंटरनेशनल लॉ अप्रोचेस, अच्छा इंटरनेशनल लॉ अप्रोचेस एक और भी है। इंटरनेशनल लॉ खुद क्या सोचता है? रियलिज़म पर बेस होता है, लिबरलिज़म पर। लिबरलिज़म का मतलब वही है, रियलिज़म का मतलब हकीकत, लिबरलिज़म का मतलब है कि वो आज़ाद ख्याल होता है, वो मॉरल बेस होता है, वो इंसानियत बेस होता है, वो किसी मज़हब की बेस पर नहीं होता। पॉलिसी ओरिएंटेड व्यू पॉइंट्स, पॉलिसी ओरिएंटेड व्यू पॉइंट्स, इसमें आप लिखेंगे क्रिटिकल लीगल स्टडीज़। क्रिटिकल लीगल स्टडीज़ करके जो चीज़ें सामने आती हैं उसको देखा जाता है इंटरनेशनल लॉ में। नोट्स, जो नोट्स दुनिया में मौजूद हैं इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, उसे कंसीडर करता है, उसके मुताबिक कानून बनते हैं। रेफरेंसेस का इस्तेमाल होता है, रेफरेंस बेस पर होता है ये इंटरनेशनल लॉ। उस ट्रीटी को उठा लो, उस एग्रीमेंट को उठा लो, उस कंट्रैक्ट को उठा लो, उस रिवायत को उठा लो। एक्सटर्नल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स अगर कोई मौजूद हैं, बैरूनी लिंक्स मौजूद हैं, तो वो निकाल लिए जाते हैं इंटरनेशनल लॉ को बनाने के लिए। एक है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, ये 19वीं सेंचुरी में आई थी, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी
आईनी थेरी, इट डिफाइंस अ स्टेट एज अ पर्सन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसके मुताबिक स्टेट एक पर्सन होती है और ये पर्सन सोवरियन, ये एक कंप्लीट इक़्तिदार होता है और इस इक़्तिदार को, इस मुल्क को अनदर सोवरियन स्टेट रिकग्नाइज्ड इट, कोई दूसरी स्टेट लाजमी रिकग्नाइज करती है कि हाँ ये चाइना भी एक मुल्क है, अब पाकिस्तान इंडिया से हट गया, हाँ पाकिस्तान भी एक मुल्क है, बंगला भी एक मुल्क है। एक सोवेरियन दूसरी सोवेरियन को रिकग्नाइज करे तो वो इंटरनेशनल लॉ में एक पर्सन कंसीडर होगा, एक स्टेट, फिर उसको वैसे ट्रीट किया जाएगा। इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव थेरी। डिक्लेरेटिव थेरी ये 20th सेंचुरी में आई है। डिफाइंस द स्टेट एज अ पर्सन इन इंटरनेशनल लॉ इफ इट मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। स्टेट पर्सन तो है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, लेकिन अगर स्टेट के अंदर ये शराइत पूरी हो रही हैं। पहले हमने कहा कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट अगर रिकग्नाइज कर ले तो वो स्टेट होगी, वो इंटरनेशनल लॉ की नज़र में स्टेट होगी। दूसरी डिक्लेरेटिव थ्योरी के अंदर कहते हैं कि स्टेट उस वक्त स्टेट होगी जब उसके अंदर ये शराइत पूरी होंगी। कौन कौन सी? 4 हैं। अ डिफाइंड टेरिटरी, उसके पास इलाका ज़मीन हो। अ परमानेंट पॉपुलेशन, उस पर लोग बसते हों, उनकी नेशनलिटी हो, परमानेंट हो। अ गवर्नमेंट, और उनकी एक गवर्नमेंट भी हो। अ कैपेसिटी टू इंटर इनटू रिलेशन विद द अदर स्टेट्स, और उसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वो दूसरी स्टेट्स के साथ अपना ताल्लुक बना सके बराबरी पर। तो ये डिक्लेरेटिव थ्योरी है। डिक्लेरेटिव थ्योरी मीन स्टेट इज अ पर्सन इन द आई ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अगर वो फॉलोइंग शराइत पूरी कर रही है। हम पढ़ रहे थे डिक्लेरेटिव थ्योरी, अब पढ़ते हैं 10 नंबर पर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन की थ्योरी क्या है? इज द प्रोसेस बाय विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बिकम्स पार्ट ऑफ द म्यूनिसिपल लॉ ऑफ अ सोवरेन स्टेट ट्रीटी। ऐसा प्रोसेस जिसके तहत इंटरनेशनल लॉ वो स्टेट लॉ बन जाए। इंटरनेशनल लॉ आप अपने मुल्क के अंदर उसे लॉ बना दें। किसी मुल्क के साथ आपने एग्रीमेंट किया है तो एग्रीमेंट करने के बाद उसी कानून को, उसी ट्रीटी को आप अपने मुल्क में भी लागू कर दें। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब भी फिर यही है। म्यूनिसिपल लॉ का मतलब होता है पब्लिक लॉ, आवाम के लिए जो कानून है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्रीटी इनटू नेशनल लेजिस्लेशन, कि इंटरनेशनल लॉ को तब्दील करके उसे नेशनल लॉ बना दिया जाए। इफ़ म्यूनिसिपल लॉ अलाउज इट्स मशीनरी, अगर म्यूनिसिपल लॉ आपको इजाज़त देता है तो म्यूनिसिपल लॉ, लोकल लॉ, स्टेट लॉ अगर इजाज़त दे रहा है तो उसकी इजाज़त से आप इंटरनेशनल लॉ को अपने मुल्क के अंदर भी लागू कर सकते हैं। मोनिज्म थ्योरी क्या है? मोनिस्ट्स एक्सेप्ट दैट, मोनिज्म थ्योरी के हामी एक्सेप्ट करते हैं दैट इंटरनल एंड इंटरनेशनल लीगल सिस्टम्स फॉर्म अ यूनिटी, कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ, लोकल लॉ, ये एक ही चीज़ होते हैं। और ये एक ही चीज़ कैसे बनते हैं? मोनिज्म का मतलब एक ही हो जाना। वाई बाय ट्रीटी, ट्रीटी के ज़रिए, एग्रीमेंट के ज़रिए। डिटरमाइन वेदर एक्शंस आर लीगल और इलीगल, और ये डिटरमाइन करना होता है कि ये जो ट्रीटी की गई है ये ठीक है और ये लीगल है। डोलिज्म, डोलिज्म का मतलब है अलग अलग रखना। डोलिस्ट्स एम्फसाइज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ एंड रिक्वायर द ट्रांसलेशन ऑफ द लेटर इनटू फॉर्मर, और वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को फॉर्मर क्या है? लोकल लॉ है, पब्लिक लॉ है, नेशनल लॉ है। तो इंटरनेशनल लॉ को पब्लिक लॉ के अंदर ट्रांसलेट करना होता है। आप ये देख लें लास्ट की जो थेरीज़ हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, मोनिज्म और ड्यूलिज्म, इनको याद रखेंगे। इनका मतलब एक ही है कि इंटरनेशनल लॉ को पब्लिक लॉ में तब्दील कर देना। जो इंटरनेशनल लॉ है वहीं पब्लिक लॉ बन जाए। इंटरनेशनल लॉ है कि तमाम इंसान बराबर हैं। आप यही थेरी
इंडिया के अंदर लागू कर देते कि तमाम इंसान बराबर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अब थेरीज आपको याद रहेंगी, याद करें थेरीज कौन कौन सी हैं। क्लासिकल थेरी है, नेचुरल लॉ पर डिपेंड करती है। आफ्टर दिस कॉन्स्टिट्यूटिव थेरी है, ये इसके मुताबिक स्टेट एक पर्सन होती है, अगर स्टेट को दूसरी स्टेट रिकॉग्नाइज करे तो डिक्लेरेटिव थेरी है, अगर कुछ शराइत पूरी हो रही हैं तो वो स्टेट है भाई, पर्सन है इंटरनेशनल लॉ की नज़र में। आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन मोनिज्म और ड्यूलिज्म, ये थेरी आ गई। तो 4, 5, 6 थेरीज आप लिख लेंगे। नाउ द टॉपिक इज इजी टॉपिक, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इंटरनेशनल लॉ कितना मजबूत है, क्या दूसरे इसकी बात मानते हैं। पाकिस्तान को कहा गया कि आपने न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनना, बन गया, नहीं माना इंटरनेशनल लॉ। ईरान नहीं माना, कश्मीर के मामले पर इंडिया नहीं माना, तो इसका मतलब है इंटरनेशनल लॉ वीक होता है। अच्छा, लॉ होता क्या है असल में? लॉ की डेफिनेशन ये है कि लॉज और कमांड्स आर रूल्स फॉर सोशल जस्टिस एंड प्रोग्रेस। सोशल जस्टिस, इंसाफ के लिए और प्रोग्रेस के लिए ये हुक्म होते हैं, लॉ असूल होते हैं। लॉ की एसेंशियल्स क्या हैं? लॉ की एसेंशियल है अ बॉडी ऑफ रूल्स, असूलों का एक मजमूआ, अ कम्युनिटी ऑफ पीपल, लोग मौजूद हों जिनके ऊपर वो कानून लागू किया जाए, और कंसेंट टू इन्फोर्स इट, और फिर तमाम लोग एक्सेप्ट करें कि ठीक है जी ये कानून हमारे ऊपर होना चाहिए, रजामंदी दें। एंड इन्फोर्सिंग एजेंसी, और एक इन्फोर्सिंग एजेंसी हो, कोर्ट हो या पुलिस हो, जो कि कानून की पासदारी करवाए। तो कानून उसको कानून कहेंगे जो कमांड्स हैं, जो मजमुआ है रूल्स का, जो लोगों के ऊपर लागू किया जाता है, लोगों की मर्जी से किया जाता है, और फिर कानून को चलाने के लिए बॉडी भी होती है, एजेंसी भी होती है। ये तो कानून की डेफिनेशन है। इस रोशनी में हम देखेंगे क्या इंटरनेशनल लॉ भी है कि नहीं है। पॉजिटिव स्कूल क्या कहता है? सेज दैट इंटरनेशनल लॉ इज नो लॉ बट रूल्स। वो कहता है ये कानून है ही नहीं, ये तो बस असूल हैं। रीजंस दें जी, पॉजिटिव स्कूल को कहते हैं हम, रीजंस दें आप। इट इज नॉट फ्रॉम लॉफुल अथॉरिटी, कोई लॉफुल अथॉरिटी नहीं है आपके पास। नो सैंक्शन, किसी कानून के एक्सेप्ट होने के लिए कोई सैंक्शन मंजूरी नहीं होती। नो एग्जेक्टिव अथॉरिटी टू इन्फोर्स द डिसीजंस ऑफ सो कॉल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो बनी बैठी है, ये तो है ही नाम निहाद, इसके डिसीजन को इन्फोर्स कराने के लिए आपके पास कोई आर्मी है, कोई अथॉरिटी है? नहीं है। अब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव मशीनरी, कानून साजी करने वाली आपके पास कोई मशीनरी नहीं है। मशीनरी से मुराद ऑफिस नहीं है, लोग नहीं, एक्सपर्ट नहीं। नो डिटर्मिनेट पॉलिटिकल अथॉरिटी टू कंपेल द स्टेट टू फॉलो, कोई मजबूत पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं जो दूसरों को मजबूर करे कि आपने इस इंटरनेशनल लॉ की पासदारी करनी है। वेग एंड अनसर्टेन रूल्स, रूल्स जो हैं वो ट्रीटी पर बेस हैं, कस्टम पर बेस हैं, कोई क्लियर कट रूल्स नहीं है। लिमिटेड स्कोप एज आर ट्रीटीज, स्कोप लिमिटेड है, ट्रीटीज पर आप बैठे हुए हैं। लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, आपका दायरा कानून बड़ा छोटा है। एज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ नो कंपेलिंग जुरिस्डिक्शन, जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट कश्मीर के मामले पर इंडिया को पीछे नहीं कर सके या पाकिस्तान को पीछे नहीं कर सके। कोई तो राह निकले। वैसे तो हम यही कहते हैं, हम कहते हैं पूरी दुनिया में एक ही कानून होना चाहिए और पूरी दुनिया में कोई वीज़ा नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया का एक सिस्टम बना दें, उसकी सरबराही पाकिस्तान करे, इंडिया करे, चाइना करे, कोई भी करे, इलेक्शन के तहत कर लें। हिस्टोरिकल स्कूल, तो पूरी दुनिया के अंदर झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी, दिफा के पैसे बच जाएंगे।
सिक्योरिटी के पैसे बच जाएंगे। छोटे मोटे झगड़े होते रहेंगे, होते ही हैं, एक स्टेट के अंदर भी होते हैं। वैसे नेट ने आपको इतना क्लोज कर दिया है कि आप एक ही स्टेट बनकर बैठे हुए हैं, आपकी फिजिकल नहीं है, लेकिन आप अब स्पिरिचुअली तो आप एक ही बन गए हैं। फेसबुक ने बना दिया आपको। ये तो था पॉजिटिव स्कूल का कहना। पॉजिटिव स्कूल कहता है इंटरनेशनल लॉ लॉ ही नहीं है, क्योंकि ना तो इसकी कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, ना इसकी कोई जुरिस्डिक्शन है, ना इसकी कोई सैंक्शन होती है, ना कोई इसके पास प्रॉपर लेजिस्लेटिव मशीनरी है, और ना ही इसके कानून क्लियर कट है। अब हिस्टोरिकल स्कूल क्या कहता है? हिस्टोरिकल स्कूल सेज दैट इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ, रीजंस इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कस्टम्स, ट्रीटीज, जुडिशियल डिसीजंस एंड जुरिस्टिक वर्क, और अदालती कामों से ही इसके कानून हासिल किए जाते हैं। कानून स्टेट के अंदर भी तो इन्हीं चीज़ों से हासिल किए जाते हैं, कस्टम्स से, एग्रीमेंट से, जुडिशियल डिसीजन से, जुरिस्टिक वर्क से। इंटरनेशनल लॉ इज ट्रीटेड अ लॉ इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। दुनिया में जब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कंट्री टू कंट्री, तो इन्हीं पहले किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स को सामने रखा जाता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू है एक्सेप्टेंस बाय स्टेट्स। स्टेट एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? करती हैं स्टेट्स एक्सेप्ट। अगर एक्सेप्ट ना करे तो कई स्टेट्स आपस में लड़ पड़े और कमजोर स्टेट्स को कुचल डाला जाए। रिकग्निशन बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिकॉग्नाइज करती है तमाम स्टेट्स को और कानून को। एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है तो सही, बेशक नाम निहाद सही। रिकॉग्निशन बाय यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड से यूएन भी, ये ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिकॉग्नाइज करती है कि इंटरनेशनल का लॉ मौजूद है भाई। पार्शल सैंक्शन, किसी हद तक मंजूरी भी होती है, कोई बड़ी स्टेट्स बैठकर मंजूरी भी देती हैं किसी नई बात की। वायोलेशन डज मीन प्रेजेंस ऑफ लॉ। जब वायोलेशन होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि कानून मौजूद था तो वायलेशन हुई। बाइंडिंग नेचर ऑफ डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मजबूर कर देती है, कंपेल कर देती है, बाउंड कर देती है कि ये काम ऐसे होगा। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं कि क्या इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ। पहली बात हमने कहा कि ये पॉजिटिव स्कूल कहता है कि ये कोई कानून नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हैं। हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि नहीं, ये प्रॉपर कानून है, और हमें हिस्टोरिकल स्कूल के साथ ठहरना है और कहना है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ लॉ। बेशक नाम निहाज सही, लेकिन बेहतर यही है पूरी दुनिया के लिए, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा वर्ल्ड वॉर थर्ड ना हो। अगर कमज़ोर स्टेट और पावरफुल स्टेट के अंदर बैलेंस रखना है, दोनों को बराबर पर रखना है, तो इंटरनेशनल लॉ आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, कैसे इंटरनेशनल लॉ को इम्प्रूव किया जा सकता है? ग्रांट ऑफ पावर्स टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास पावर्स होनी चाहिए। जिस कंट्री के बारे में वो कहे कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे हो जाए। इफेक्टिव इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इफेक्टिव हो जाए, एक्टिव होनी चाहिए। प्रॉपर कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ का प्रॉपर उसकी कोडिफिकेशन करें, प्रॉपर उसका मसवदा बनाएं, तमाम कंट्रीज़ के सिग्नेचर लें और उसको पर अमल पैरा कराएं पूरी दुनिया को। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस बना दें। हम तो पहले कह रहे हैं तमाम कंट्रीज़ अपने बॉर्डर ख़त्म करें, दिफा के पैसे बच जाएंगे, और उन पैसों में से 10% भी आप इंटरनेशनल पुलिस पर लगा दें तो दैट्स ओके। गूगल आपको घर घर की वीडियो दे रहा है, पिक्चर्स दे रहा है चोरी चकारी की और बाकी मसाइल की, तो कल तो आपके वैसे थाने ही ख़त्म हो जाने हैं। लोगों ने पुलिस पे पास जाने की बजाय गूगल से रब्ता करके अपनी स्ट्रीट की वीडियो ले लेनी है कि कौन मेरे घर में चोरी करने आया था। तो वैसे इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल पुलिस होनी चाहिए। प्रॉपर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम, प्रॉपर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम बन जाए, होना चाहिए। सुनाई सफी।